Goal, nation's leading institute. Hello student, welcome in NEET 2022 Organic Chemistry Video Solution. My name is Saurabh Kumar, Senior Faculty of Organic Chemistry, Goal Institute. उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। क्वेश्चन तो थोड़ा सा पिछले साल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लेवल अच्छा दिया है। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल भी है। तो आप कह सकते हैं एवरेज क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के रिजल्ट के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों का बहुत अच्छे मार्क्स से अच्छे से कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ पे कोड मेरे पास है R2, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, इस पे यहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। और ये जो क्वेश्चन दिया है वो एनसीईआरटी से ही है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। इसमें देखिएगा 51 में सबसे पहले कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट 1 में आप लोगों को जो दे रहा है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सबस्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि बिल्कुल सही है। मोनो सबस्टिट्यूटेड जो नाइट्रोफिनॉल होगा उसमें वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू फिनॉल, ये तो क्लियर है। लेकिन अब जो यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट 2, orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring। ये आप यहाँ पे कह सकते हो रॉन्ग है। इसमें ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि पारानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, और सबसे कम वहां पे होता है मेटानाइट्रोफिनॉल का। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जाना चाहिए 4। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखें पहले 51 का, तो 51 का आंसर हो जाएगा इसमें 4। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें, ये दिया हुआ है मेरे को अगर फिनॉल, और उसके बाद दिया हुआ है मेरे को अगर इसमें एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और नेक्स्ट इसके केस में आप लोगों को एक ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि एक मेटानाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा। जो भी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से स्टडी करते होंगे उनसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उसके बाद एक दिया हुआ है लास्ट में मेटानाइट्रोफिनॉल। अब इसमें से देखिए, आपको पता है कि NO2 का जो पारा पोजीशन पे लगता है, तो पारा पोजीशन पे इसका -M-I, मेटा पोजीशन पे ओनली -I, उसके बाद यहां पे लेंगे इसका हम लोग -M-I। तो इसके केस में यहाँ पे बनता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है पारानाइट्रोफिनॉल से। इसलिए अगर इसमें हम लोग बातें करें तो इक्वल तीनों का नहीं होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता है पारानाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद हो जाता है यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, उसके बाद होता है मेटानाइट्रोफिनॉल का, और सबसे कम एसिडिक यहाँ पे होता है 1। इसका मतलब कि स्टेटमेंट जो यहाँ पे सेकंड कहा जा रहा है कि तीनों का इक्वल होता है, नाइट्रो ग्रुप एक एक लगा होने के कारण, ये गलत स्टेटमेंट कह रहा है। आंसर 4 होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है 54 नंबर में, द जनरल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। मतलब किसका यहाँ पे जल्दाल्स मेथड के द्वारा हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी उल्टेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपको लिखा हुआ है कि ए जो ग्रुप कहीं पे रहेगा, अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जल्दाल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं होता है। कहीं पे अगर नाइट्रो ग्रुप होता है, इसका नहीं होता है, या फिर आपको कहीं पे रिंग के अंदर नाइट्रोजन दिया हुआ है जैसे कि पायरिडीन में, तो पायरिडीन में नहीं होता है। इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि मात्र होगा यहाँ पे एनिलीन। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से सेट किया गया है। आप जाकर के जल्दाल्स मेथड आप देख सकते हैं, वहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि एजो में नहीं होगा, एजो ग्रुप में, नाइट्रो में नहीं होगा, और पायरिडीन जहां की आप लोगों को दिया हुआ है कि इसके केस में रिंग के अंदर नाइट्रोजन, वहां भी नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पे आंसर होगा इसका एनिलीन। यानी कि आप 54 का आंसर ले सकते हैं 4। बिल्कुल यही आंसर होने वाला है। ओके, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप लोग सही सही बनाए होंगे सभी। कोई कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 58 नंबर जो दिया हुआ है हम लोगों का, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन से दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को ही पूछा गया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जो अच्छे तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी किया होगा तो उसको आसानी से बन जाएगा। इसमें पूछ क्या रहा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉरिलेटिव एज। ओके,
फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे जो कह रहा है कि रेसमिक मिक्सचर सोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। बिल्कुल आप जानते हो कि रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लाइट उसमें से सीधा पास कर जाता है, उसी को कहा जा रहा है जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेसमिक मिक्सचर, आप लोग जानते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन होने के कारण ये यहाँ पे होता है जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इसमें से देखेंगे SN1 रिएक्शन इज 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनान्सिमर्स। तो हम लोग इसके केस में जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि दो कंडीशन होता है। एक होता है आइडियल SN1 रिएक्शन। तो आइडियल SN1 रिएक्शन में 100% होता है रेसमाइजेशन, मतलब 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, ऐसा है। तो इसमें ऐसा कुछ आइडियल लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि इन जनरल मोस्ट ऑफ द SN1 रिएक्शन में प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा होता है रिटेंशन से, लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी के मुताबिक हम लोग चलेंगे अपने नीट के एग्जामिनेशन के आधार पे, इसको हम लोग मानेंगे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि साफ साफ हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें इनान्सिमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कह रहा है, जबकि इनान्सिमर्स जो होता है वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है। इनान्सिमर्स जो होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि इनान्सिमर्स हम लोग किसको कहते हैं, कोई ऐसा स्टेरियोआइसोमर्स जो वहां पे एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। तो सुपर इम्पोजिबल ये होता नहीं इनान्सिमर्स, इसलिए ये स्टेटमेंट साफ साफ यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे यही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आंसर होगा इसका 4 नंबर। अगर थर्ड ऑप्शन देखें, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्शन साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आप अच्छे तरीके से जानते हो SN2 कब होता है, SN2 का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, एक तरफ से लिविंग ग्रुप का निकलना और फिर एक तरफ से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच के बॉन्ड का बनना। तो क्या फ्रंट साइड से वहां पे अटैक कर सकता है क्या न्यूक्लियोफाइल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी फ्रंट साइड खाली हुआ नहीं है SN2 में, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप निकल ही रहा है, तो बैक साइड से वहां पे मजबूरी है उसको अटैक करना, नहीं तो फ्रंट साइड से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। किसके बीच में? तो वहां पे कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में, और न्यूक्लियोफाइल के, तो न्यूक्लियोफाइल और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा, जिसके कारण वहां पे रिटेंशन नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो बैक साइड से अटैक होगा, मतलब वहां पे होता है 100% इन्वर्जन होता है। तो ये करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि SN2 में इन्वर्जन होता है। और इसमें देना तो ये चाहिए था कि अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन में आइडियल कह देता तो ज्यादा बेस्ट रहता, कि आइडियल SN1 में होता है 100% रेसमाइजेशन, मतलब 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन। लेकिन फिर भी यहाँ पे एनसीईआरटी के मुताबिक हम लोग चलेंगे और इसको हम लोग करेक्ट मानेंगे कि SN1 रिएक्शन में जो है 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, मतलब 100% बनता है रेसमिक मिक्सचर। वही यहाँ पे कहा है 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनान्सिमर्स यहाँ पे बनता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा होता है रिटेंशन से, लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर होगा इसमें वो 4 होगा, क्योंकि इनान्सिमर्स जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो ये 58 का आंसर होगा 4। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में दिया हुआ है ड्रग्स क्लास और लिस्ट 2 में दिया हुआ है ड्रग्स मॉलिक्यूल। बहुत आसान है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में आप जाएंगे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हर एक टेस्ट में लगभग क्वेश्चन दिया था यहाँ से, और क्लासरूम में पढ़ाया भी गया था बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को। देखिए, आपको ड्रग्स क्लास में दिया हुआ एंटासिड। एंटासिड में आप लोग जानते हो कि सिमेटिडाइन और रेनिटिडाइन होता है। ये सिमेटिडाइन हो जाएगा, साफ साफ इसमें सिमेटिडीन हो जाएगा ए का, यानी कि ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। उसके बाद एंटीहिस्टामिन, इसी को हम लोग टर्फेनाडाइन या सेल्डेन कहते हैं, सेल्डेन या हम लोग टर्फेनाडाइन कहते हैं। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हो 2 प्रकार का होता है एनाल्जिक्स, एक होता है नार्कोटिक, एक होता है नॉन नार्कोटिक। तो यहाँ पे ये नार्कोटिक वाला है एनाल्जिक्स, वहां पे दिया हुआ है आपको मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है ना ये नार्कोटिक वाला यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इसमें सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा इसके केस में, सॉरी सी का हो जाएगा सेकेंड, सी का हो जाएगा सेकेंड। और डी में आपको एंटी माइक्रोबियल्स दिया हुआ है, तो एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पे हो जाएगा साल्वर्जन। आंसर यहाँ पे मेरे को आ रहा है थर्ड। तो आप देखो बच्चों 61 का आंसर जो आ रहा है वो थर्ड आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि एंटी
एंटासिड सिमेटिडाइन को हम लोग कहेंगे, और एंटी हिस्टामिन हो जाएगा सेल्डेन, जिसको हम लोग टर्फेनाडाइन भी कहते हैं। उसके बाद एनाल्जेसिक्स में आ जाएगा आपको मॉर्फिन, जो कि एक नार्कोटिक होता है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स, ये साल्वर्जन हो जाएगा। तो 61 का आंसर होगा थर्ड। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल हो गया होगा, मुझे सभी लोगों पे यकीन है, बिल्कुल सभी बच्चों ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया होगा करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो बायोमोलिक्यूल से लिया गया है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। वहां प्रोटीन के बाद देखिएगा आपको इंजाइम पढ़ाया गया है। इंजाइम में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंजाइम एज। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट सभी कोई बच्चा जानता है इंजाइम के बारे में, बहुत आसान है। इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इन सबस्ट्रेट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल जानते हो ये बायोकैटलिस्ट होता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है मतलब रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट इंजाइम रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करता है। उसके बाद देखिए इसको देखते के साथ ही मुझे लगता है ना पूरे जितना भी नीट में बैठा होगा स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ने इसको बनाया होगा करेक्ट, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड्स। इंजाइम्स एक होता है प्रोटीन, ये पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ये इंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स कहना यहाँ पे रॉन्ग है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का 4। 63 का आंसर 4 होगा, बिकॉज एंजाइम्स आर नॉट ए पॉलीसेक्राइड। जबकि यहाँ पे दे रहा है एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 4। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो लिया गया है एमाइन चैप्टर से लिया गया है, आप इसको पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है 65 नंबर क्वेश्चन में बच्चों, ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन रिएक्ट विथ HNO2 यानी नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर प्राइमरी एलिफैटिक एमीन का रिएक्शन करवाएंगे तो Rn2+Cl- जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा N2+, और जब तक वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड N2+ नहीं होगा तो वो होगा अनस्टेबल, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे भी अनस्टेबल होगा। लेकिन अब कह रहा है स्टेटमेंट 2 में प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड यानी HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। गलत है ना, क्योंकि 273 से 278 केल्विन तक ही स्टेबल होता है, इसलिए इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर यहाँ पे होगा 4, बिल्कुल। आप इसके केस में 64 में देख सकते हो, अगर एलिफैटिक प्राइमरी एमीन दिया तो अगर मेरे को ये प्राइमरी एलिफैटिक एमीन दिया, या तो लिख सकता है यहाँ पे NaNO2+HCl, या फिर मेरे को यहाँ पे लिख करके दिया HNO2, तो बनता है पहले क्या इंटरमीडिएट के रूप में, यहाँ पे ये Rn2+Cl-, लेकिन ये आप जानते हो कि ये जो होता है इसमें ये अनस्टेबल होता है। इसका रीजन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो इसमें ये अनस्टेबल होता है, लेकिन इसे अगर हम लोग ले लेते हैं फिनाइल, तो अगर मेरे को यहाँ पे बन जाता है इस तरीके से, अगर N2+Cl- यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये होता है स्टेबल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रीजन अगर पूछेगा तो क्या कहोगे आप लोग, रेजोनेंस। यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और ये स्टेबल होता है 273 से 278 केल्विन तक ही होता है स्टेबल, तो 300 केल्विन पे ये स्टेबल नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसमें 65 का आंसर आप 4 ले सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। ये एमीन चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया गया है एरोमेटिसिटी से, अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है, कोई भी बच्चा यहाँ पे आसानी से बना सकता है कि नहीं बना सकता है, अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा जाए और गोल्ड इंस्टीट्यूट के जितने भी टेस्ट होते हैं उसको अच्छे से दिया जाए, डिस्कशन किया जाए, तो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अब देखिए, व्हिच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे ध्यान दिया कीजिए एग्जाम में ये सब बातों को, नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड कह रहा है, एरोमेटिक नहीं है, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन देखोगे इसमें यहाँ पे जो नीचे वाला कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और जानते हो कि जिस रिंग के पास अगर वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक भी हो गया, इसका मतलब कि इसको हम लोग कहेंगे ये कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ। आंसर साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। इसमें देखोगे बच्चों ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
2 पाई बॉन्ड है यानी 4 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, ये साफ साफ यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको भी हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। और इसमें देख लीजिए, इसमें देखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को यहाँ पे हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। तो देखिए बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये एरोमेटिक है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एक कार्बन जो नीचे वाला है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम हिडन है, इसलिए नॉन एरोमेटिक होगा। तो 68 का आंसर यहाँ पे होगा 1 कॉर्ड R2 जो दिया हुआ है उसका। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, ये पॉलीमर चैप्टर से लिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। जो बच्चे ने अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेकर के इस चैप्टर को पढ़ा होगा ना, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कितना आसान क्वेश्चन आया है ना, है कि नहीं? आप लोगों का सही है कि नहीं जरूर बताइएगा। अब देखिए सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। आप जानते हो कि यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर जैसे कि बेकेलाइट वगैरह होता है, उसका फिर से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही आपको साफ साफ दिख रहा है कि गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। आप इलास्टोमर जानते हो ना, रबर जो उसमें हम लोग देखते हैं, नेचुरल रबर हो गया, चाहे आप देखते हो बोना एस हो गया, बोना एन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये सब जो रबर होता है वो इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है रबर। तो इसमें होता है सबसे वीक पॉलीमर्स यही होता है इलास्टोमर। उसके बाद फाइबर्स पोजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सही स्टेटमेंट है, फाइबर का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों, पॉलीथीन आप लोग घर में आप लोग बचपन में जलाए होंगे, कभी कभी देखते होंगे, जब उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और वो पिघल के गिरता है बूंद बूंद। उसके बाद जब उसको आप ठंडा करेंगे तो फिर से हार्ड हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग और हीटिंग एंड कूलिंग। तो अगर हम लोग थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर फिर से उसको हम लोग कूल करते हैं ना तो फिर से वो हार्ड हो जाता है। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, डायरेक्ट लाइन है। फाइबर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, सही स्टेटमेंट है। और इलास्टोमर सबसे वीकेस्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये बिल्कुल सही है। और थर्मोसेटिंग जो होता है पॉलीमर्स वो रीयूजेबल नहीं होता है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1। 70 नंबर का आंसर यहाँ पे 1 होगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी का आया हुआ ये क्वेश्चन है पॉलीमर चैप्टर से। ओके, अब देखते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 71 नंबर जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से लिया गया है। ये भी आप एक प्रकार से कह सकते हो एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है वहां से। तो RMGX यानी कि ग्रिनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट का आप रिएक्शन यहाँ पे करा सकते हो बहुत आसानी से। तो जब भी हम लोग ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देखिए किस तरीके से हो सकता है। R-Mg+ इसको ब्रेक कर दिया और CO2 इसको यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब इसके केस में R- का एडिशन होगा, ये O- ओपन हो जाएगा, O- के ऊपर चला जाएगा Mg+, ये फॉर्मेशन कर दिया बच्चों R, और ये C डबल बॉन्ड O ऐसे हम लोग लिख देते हैं RC डबल बॉन्ड O, और इस O- के ऊपर चला जाएगा Mg+X, ऐसा हो जाएगा ना। और इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, देख सकते हो सेकंड ऑप्शन में, इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है RCOO -Mgx+, क्या बोलते हो। इसके बाद इसमें से कर दिया गया है, यही बन गया Y मेरे को पूछ रहा है, तो Y तो पता चल गया साफ साफ, इसके केस में आंसर होने वाला है सेकंड। और इसके बाद इसका अगर हम लोग फर्दर कर देते हैं हाइड्रोलिसिस H3O+, तो यही एसिडिफिकेशन हो जाएगा, O-H+ यहां से पिक करेगा और फॉर्मेशन कर देगा RCOOH, और साथ में जो भी निकलना होगा MgOH वगैरह बाहर हो जाएगा। तो मेरे को बस Y यहाँ पे पूछ रहा है कि Y यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप इसमें से डायरेक्ट R- का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एडिशन करके और बना सकते हो ये सॉल्ट, तो फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। तो 71 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा सेकंड। ओके, अब देखते हैं हम लोग फिर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट वाला फिर से एक क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें से पूछे जा रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, बहुत ही आसान है, मैं आपको उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों ने सही बनाया होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर
हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप समझ सकते हो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में, और इसके केस में आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है हाइड्रोकार्बन में, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एल्कोहल में, जिसके कारण कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनाता है एल्कोहल, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड नहीं बनता है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अल्कोहल के रिस्पेक्ट में कम होगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आप लोगों को दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आप लोग जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में दिया हुआ है। इसका आंसर जो होगा 73 का वो हो जाएगा सेकंड। 73 का आंसर होगा यहाँ पे सेकंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया गया है 77 नंबर में, ये भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से ही लिया गया है। वो जो एक बॉक्स में आपको रिएक्शन दिया हुआ है वहीं से देखोगे कितना आसान सा क्वेश्चन आपको लोग दिया हुआ है। इसमें आपको कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म और लिस्ट 2 में दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ। किसके साथ होता है? सबसे पहले साइनोहाइड्रिन कहाँ बनता है? आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग क्या करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ, तो फॉर्मेशन करता है कोरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन। तो साफ साफ यहां से पता चल रहा है कि ए का हो जाएगा 4, ये बिल्कुल है। उसके बाद एसिटल, जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे बनता है एसिटल एल्डिहाइड से, और कीटोन अगर रहता है तो वहां पे केटल बनता है। ये तो यहाँ पे हो गया, बी का हो गया 3। उसके बाद देखिए सी बेस आपको कहा बनता है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हम लोग करते हैं प्राइमरी एमीन के साथ, तो प्राइमरी एमीन यहाँ पे दिया हुआ है RNH2 सेकेंड, यानी कि सी बेस ये सी का हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद ऑक्जाइम, आप जानते हो कि एल्डिहाइड कीटोन का जब रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, NH2OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन, तो हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं फॉर्मेशन करता है कोरस्पॉन्डिंग ऑक्जाइम। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा 1। तो 77 नंबर का क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1। उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों ने सही बनाया होगा कि जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ करते हैं तो बनता है साइनोहाइड्रिन, जब हम लोग एल्डिहाइड का एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं बनता है एसिटल, और जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एमीन के साथ बनता है सी बेस, और अगर हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं बनता है ऑक्जाइम। ओके, बिल्कुल क्लियर है। यहां से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो 78 नंबर क्वेश्चन है, ये क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है एनोलिन का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पे तो क्लोरोबेंजीन बन नहीं सकता है। ये तो सिंपल हम लोग ये बेस का काम करेगा, एसिड का काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हो। ये आपको दिख रहा होगा बेंजीन का रिएक्शन जब कराते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो यहाँ पे ESR रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यानी कि सबसे पहले Cl2 जो है वो FeCl3 के साथ रिएक्शन करके जनरेट करता है यहाँ पे Cl+ और बाहर करता है FeCl4-, और यही Cl+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और इलेक्ट्रोफाइल का काम करने के कारण यहाँ पे ये अब अटैक करता है ACl+ और फॉर्मेशन करता है इसके केस में क्लोरोबेंजीन। और साथ में आप समझ सकते हो ये जो FeCl4- है उसमें से Cl-H+ को पिक करके इसमें से बाहर करेगा HCl, और FeCl3 तो कैटलिस्ट है वो तो बाहर हो ही जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे FeCl3 के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन का, फॉर्मेशन करेगा क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है। समझ के बातों को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों का है 86 नंबर क्वेश्चन। ये यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेज, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेज। तो जानते हो कि पहले जब साइनाइड का हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है CH2NH2 में, यानी कि प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो CN कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में,
और ये CH2NH2 जो आपको दिया हुआ है, अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में NaNO2 प्लस HCl के केस में, ये पहले फॉर्मेशन कर देगा CH2N2 प्लस एंड Cl माइनस, बेंजाइल डाइजोनियम क्लोराइड। और आप देख सकते हो ये क्या स्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल सिंगल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है नहीं, तो ये होगा अनस्टेबल। और फर्दर इसका हम लोग कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस इसके केस में फॉर्मेशन जो करेगा ये CH2OH और बाहर हो जाएगा N2 और साथ में HCl। तो ये कहां पे आंसर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको आ रहा है फर्स्ट में। ये इसका आंसर हो जाएगा 186 का आंसर यहाँ पे 1 होगा। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आप लोगों ने सही से इसका आंसर किया होगा। अरे जार कहीं भी अगर साइनाइड है तो साइनाइड का अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन बनेगा CH2NH2। और जानते हो कि अगर हम लोग प्राइमरी एमीन का अगर हम लोग करेंगे इसका NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन, यहाँ पे पहले N2 प्लस Cl माइनस बनेगा, लेकिन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो अनस्टेबल होगा। इसलिए फर्दर इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं ये बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे तो कोई ऐसा आंसर आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा 1। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया गया है रिडक्टिव ओजोलाइसिस से। देखिए हाइड्रोकार्बन आप लोग पढ़ते हो या फिर आप एल्डिहाइड के कीटोन के प्रिपरेशन में आप लोग पढ़ते हो। देखिए 88 में आपको क्या कह रहा है कि कंपाउंड एक्ट्स ऑन रिएक्शन विथ O3 फॉलोड बाय जिंक वाटर गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल एज प्रोडक्ट, द कंपाउंड एक्ट इज। बच्चों इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। क्या क्या है? एक है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड कहने का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड O, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, तो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल कहने का मतलब हुआ CH डबल बॉन्ड O, CH CH3 एंड CH3, यही हो गया ना? 1 2 3 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अब आपको क्या करना है? दोनों में से ऑक्सीजन को निकाल देना है, बस O2 को यहाँ पे निकाल देंगे, जो बचा उसको कंबाइंड कर दीजिए। तो कंबाइंड करिएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहाँ पे हो गया CH एंड CH3 और CH3 हो गया। IPC ने आप लिख दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि इसका नाम जो आएगा वो आएगा 3-मिथाइल ब्यूट-1-इन। बस सो सिंपल क्वेश्चन, 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो 3-मिथाइल ब्यूट-1-इन इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। है ना आसान? बहुत आसान, आप लोग बिल्कुल सही सही बनाए होंगे। इसमें से बस ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है, उसको आप लोग ऑक्सीजन को निकाल करके कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका है, बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये टेक्निक अगर नहीं जानते हैं तो सारे ऑप्शन को पहले ओपन करते हैं, फिर वहां पे उसमें से उसको डिवाइड करके दोनों साइड रखते हैं ऑक्सीजन को, फिर उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन आसानी से सॉल्व हो ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये एल्कोहल फिनॉल ईथर से लिया गया है। एल्कोहल का आप देख सकते हो चैप्टर में जाकर के, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से लिया गया है। अब इसमें से फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, 89 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है स्टेटमेंट 1, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। बिल्कुल आप लोग जानते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और आप जानते हो कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी के साथ, फिर होता है सेकेंडरी के साथ, सबसे कम रिएक्टिव होता है प्राइमरी के साथ। मतलब इमीडिएटली देता है टर्बिडिटी, कौन? टर्सरी वाला। यानी कि सेकंड जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कह रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। ये साफ साफ स्टेटमेंट रॉन्ग है, और स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड। ये डिस्टिंग्विश किया जाता है किसको यूज करके? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट कहते किसको है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं। ये एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है, लिखा हुआ है उसमें। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो टर्सरी होता है, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। इसके अकॉर्डिंग आप देखें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 89 का आंसर यहाँ पे 4 होगा। फर्स्ट इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, टर्सरी होता है ज्यादा रिएक्टिव, और वो देता है इमीडिएटली
टर्बिडिटी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से सही सही बनाए होंगे। बनाए थे ना आप लोग सही सही? ओके, अब देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से लिया गया है, और इसमें से 94 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसमें द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स इनहांस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट आप जाओगे एनसीईआरटी में पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है ये सब कि द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स इनहांस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, ओजोन हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ए, उसके बाद होना चाहिए इसके केस में ओजोन, बी हो जाना चाहिए, उसके बाद एक हो जाना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गुड, तो यहाँ पे द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स इनहांस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आंसर इसका आ जाएगा थर्ड, ए बी डी, ये आंसर इसका आएगा थर्ड। बिल्कुल, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का डायरेक्ट हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 99 नंबर में, मुझे लगता है इस साल का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना यही है। एल्डोल कंडेंसेशन से पूछा है, सेक्शन बी में आप देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन आता होगा वही सिर्फ इसको सॉल्व कर सकता है। देखिए इसमें तो मैं पहले आपको आंसर बता दूं किसका होने वाला है, थर्ड किसी प्रकार से यहाँ पे नहीं बन सकता है। इसमें से दिया हुआ है मेरे को क्या क्या, एक 2 पेंटानोन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है मेरे को एसीटोन। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ 2 पेंटानोन। तो आप लोग जानते हो कि दोनों का दोनों कीटोन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल बन सकता है 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। लेकिन इसमें से देखिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं कैसे, वन ऑप्शन कैसे बनेगा। बच्चों वन ऑप्शन में यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे अगर वन ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ये साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि ये है एसीटोन, यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है ये है एसीटोन, और ये है यहाँ पे ये जो है ना इसके केस में वो है 2 पेंटानोन, और 2 पेंटानोन से निकाला गया है अल्फा हाइड्रोजन को। तो यहां से देखिएगा इसको अच्छे तरीके से, इसमें से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक C और यहां से निकालना है 2H। अब देखिएगा ध्यान से, और ऊपर इसमें से एक ऐसा कर दिया गया है, ये हो गया CH3, और नीचे इसके साथ फिर से दिया गया है CH3 एंड CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। बच्चों देखो इसमें से ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 पेंटानोन। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस 2 पेंटानोन का इस 2 अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देता हूं और एसीटोन में से ऑक्सीजन को निकाल देता हूं, तो जैसे ऐसा मैंने किया तो ये बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि CH3 C के साथ CH3 और डबल बॉन्ड C, ये वाला यहाँ पे C है, उसके बाद यहाँ पे हो गया ये CH2 एंड CH3, और फिर इसके नीचे हो गया C डबल बॉन्ड O एंड CH3। आ गया ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसीटोन ले लेंगे और यहाँ पे इस 2 पेंटानोन के अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देंगे। इस तरीके से हमको आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन CH3 CH3 और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ भी C है, उसके साथ ऊपर CH2 CH3 है और फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया 1 2 3 4 5, 2 पेंटानोन का हमने निकाल दिया, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 2 और एसीटोन से निकाल दिया ऑक्सीजन। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब दिखाता हूं कि सेकंड ऑप्शन कैसे बन सकता है। तो अब दिखाता हूं ये सेकंड ऑप्शन किस तरीके से और क्यों सही है। तो देखिए आपको देख करके ही लगेगा, यहां से निकला है अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहां से निकला है C डबल बॉन्ड O। तो बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें सेकंड ऑप्शन में देखें अगर हम लोग तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे ये CH2। ये ट्रिक आप लोग क्लास में सीखे होंगे। और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में से निकालते हैं ऑक्सीजन को, तो O डबल बॉन्ड C और यहाँ पे दोनों साइड है CH3 और CH3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 में से CH2 में से 2H निकाल दिया, यहां से निकाल दिया 2 अल्फा हाइड्रोजन को, और दूसरे वाले एसीटोन में से क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन को। इसको यहाँ पे वाटर निकालने के बाद, कंडेंसेशन करने के बाद जो बचा उसको लिख देने का। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C, और इसके साथ हो गया CH3 और CH3। देखिए तो इसी को लिखा है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हिडन है तो CH हो गया, और फिर डबल बॉन्ड यहाँ C, 4 बॉन्ड है तो H नहीं होगा, उसके साथ मिथाइल और मिथाइल। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो थर्ड आप देख लीजिए,
थर्ड आप कुछ भी करके रह जाइए, कहीं से भी निकालिए अल्फा हाइड्रोजन को, कहीं से निकालिए ऑक्सीजन को, आपको इसमें से 2 पेंटानोन और एसीटोन के रिएक्शन करने के बाद थर्ड ऑप्शन नहीं बन सकता है। आप ट्राई करके देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए कैसे बन सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे मैं कह सकता हूं इसके केस में कि एक में से निकाल दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन, ये 2 पेंटानोन से 1 2 3 4 5। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा बच्चों, ये है CH3 CH2 CH2 और फिर यहाँ पे इसके साथ में आपको दिया हुआ है, इस तरीके से लिखता हूं सीधा ओपन करके, CH3 CH2 एक और CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल। साफ साफ दिख रहा है कि यहां से निकला होगा ऑक्सीजन, तभी तो डबल बॉन्ड बना है ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 और ये आपको दिख रहा होगा कि ये है 1 2 3 कार्बन, यानी कि यहां से निकला होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये है एसीटोन CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। अब एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, वाटर निकालेंगे एल्कली के प्रेजेंस में। तो ये यहाँ पे 2 पेंटानोन से निकाला गया है ऑक्सीजन, यहां से निकाला गया है ऑक्सीजन और एसीटोन से निकाला गया है 2 हाइड्रोजन एटम को। ये होता है सबसे शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब उतना बड़ा लंबा मेथड जाओगे आप, पहले एल्कली से न्यूक्लियोफाइल बनाओगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करोगे, फिर डिहाइड्रेशन करोगे, तब तो पता चलेगा पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये टेक्निक हमको आना चाहिए एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, और मैंने आप लोगों को सिखाया भी था क्लासरूम में। अब देखिए इसमें से क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 एंड CH2 एंड CH2 एंड CH3 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH एंड C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। ये टेक्निक सबसे शॉर्टेस्ट है। अब देखो यहाँ पे बना CH3, इसका मतलब CH2, फिर CH2 और फिर C के साथ CH3 डबल बॉन्ड के साथ CH और फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आप देख लीजिए किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता है, लेकिन 1 2 3 4 यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 99 का थर्ड। समझ गए होंगे आप लोग बात को अच्छे तरीके से। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर इसको बनाए होंगे और सही बनाए होंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 100 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ये IUPAC नोमेनक्लेचर से आपको दिया हुआ है, बहुत आसान है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज। जानते हो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे चुन लेना है कि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो सबसे सीनियर यहाँ पे हो गया एल्कोहल, ये तो क्लियर हो गया। तो नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना पड़ेगा जिधर से उस कार्बन को मिलेगा लोएस्ट नंबर, जिस कार्बन पे वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप आपको दिया हुआ है। तो अगर आप देखें यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 पे मिलता है एल्कोहल, लेकिन राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 पे मिलता है एल्कोहल। तो स्वाभाविक सी बातें हैं, नंबरिंग स्टार्ट होगा जहां पे ब्रोमीन दिया हुआ है वहीं पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबस्टिट्यूएंट को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके केस में अल्फाबेटिकली सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद अल्फाबेटिकली आएगा यहाँ पे 5 क्लोरो, उसके बाद आ जाएगा 4 पे एक मिथाइल है, उसके बाद 6 कार्बन का पैरेंट चेन है तो लिखेंगे हम लोग हेक्सेन, और उसके बाद थ्रियोल या 3 हेक्सेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा सेकेंड, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन थ्रियोल। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन थ्रियोल। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल आंसर होगा इसका सेकंड। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आपके रिजल्ट के लिए। और किसी प्रकार का कोई आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार कोई मदद चाहिए तो गोल्ड इंस्टीट्यूट की पूरी टीम आप लोगों के साथ हमेशा है। कॉलेज के एडमिशन तक आप लोगों के साथ हम लोग रहेंगे हमेशा। ओके, थैंक यू एवरीवन।